हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आज सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अथवा गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इकोलॉजी थ्योरी यानी कि पारिस्थितिकी मॉडल, जो कि छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद कहता है कि मतलब इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकृति, समग्रता अथवा संपूर्ण। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उसे समग्र अथवा होल रूप में देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कोपका, कोहलर को माना जाता है। क्या? वर्दीमर, कोपका को और कोहलर को माना जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है। क्या? अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, इसका श्रेय कोहलर को जाता है। इसमें सिद्धांत को कोपका ने भी सहयोग किया था। क्या? इस सिद्धांत को देने में कोपका ने भी कोहलर का सहयोग दिया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछता है कि सूझ का सिद्धांत किस पर बल देता है, यानी कि किस पर कार्य करता है, तो संज्ञानात्मक ज्ञान पे कार्य करता है। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। क्या? किसी भी समस्या पर जब अचानक से किसी के दिमाग में कोई समाधान आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि ये सूझ द्वारा होता है। देखते हैं चलिए कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, कैसे प्रयोग किया था, यानी कि कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी यानी वनमानुष पर किया था। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी को केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा एक छड़ी रख दी गई। चिंपैंजी की नज़र छड़ी पर गई और वह केले को तोड़ने का फिर से प्रयास करता है, लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। फिर कोहलर ने वहाँ डब्बा यानी कि बॉक्स रखा। चिंपैंजी ने बॉक्स को देखा और उस पे चढ़कर छड़ी की सहायता से केले तोड़ लिए। प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केले को जो है तोड़ पाया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बांस का समग्र यानी कि पूर्ण रूप से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा गया। फ्रेंड्स, जब सुल्तान नामक वनमानुष पे प्रयोग किया गया तो केले मान लीजिए छत पे लटका दिया गया, और जब वनमानुष को भूख लगी तो केले को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह उछल कूद किया। वो अपना दिमाग लगाने लगा कि मैं उछल कूद करके केले को प्राप्त कर पाऊँगा, लेकिन ऊंचा होने के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो कोहलर महोदय ने वहाँ पे एक छड़ी रख दी। फिर वनमानुष उसको छड़ी दिखा और वो छड़ी का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन केला ज़्यादा ऊंचा होने के कारण फिर से वो प्राप्त नहीं कर पाया। फिर कोहलर महोदय ने एक वहाँ पे 2 बॉक्स रख दिए, तो फिर वनमानुष को वो बॉक्स दिखा। फिर वनमानुष ने फिर से दिमाग लगाया, फिर मानसिक क्रियाएं किया, और वो फिर बॉक्स के ऊपर चढ़ करके और छड़ी के द्वारा जो है केला को प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स, इनका यही कहना है कि जब किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उसके दिमाग में अचानक से जो मानसिक क्रियाएं होती हैं और अचानक से सूझ उसके दिमाग में आता है, इसी को कहते हैं
सूझ का सिद्धांत, यानी कि वो अपने सूझबूझ से समस्या का हल निकाल लेता है। अगला चलिए देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी मॉडल यानी इकोलॉजिकल थ्योरी। पारिस्थितिकी परक मॉडल को ब्रेन फैन बैनर ने दिया। यह बालक के सामाजिक विकास की व्याख्या परिस्थिति व परिवेश के संदर्भ में करता है। सामाजिक विकास की व्याख्या जो है पारिस्थितिकी या परिवेश के संदर्भ में करता है। इन्होंने पारिस्थितिकी मॉडल में 5 मंडल होते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी मंडल में जो है बालक के जो पारिस्थितिकी मंडल इन्होंने बनाया, इसमें 5 मंडल बताए हैं। इसमें पहला है लघु मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मध्य मंडल यानी मेजो सिस्टम, तीसरा है वायुमंडल यानी कि इग्जो सिस्टम, चौथा है बृहद मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम, और पांचवा है घटक मंडल यानी कि क्रोमो सिस्टम। चलिए एक एक करके इनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है लघु मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम। लघु मंडल में बच्चा खुद, स्वयं, परिवार, स्कूल, मित्रगण, सभी साथीगण आदि लघु मंडल में आते हैं। यानी कि जब बच्चा होता है तो पैदा होता है तो अपने परिवार में, फिर स्कूल जाना स्टार्ट करता है, फिर उसके मित्र बनते हैं। ये इस मतलब लघु मंडल में यही बच्चा होता है बस। अगला है दूसरा है इसमें मध्य मंडल मेजो सिस्टम। मध्य मंडल में परिवार और विद्यालय में क्या संबंध है। लघु मंडल में आपसी संबंध मध्य मंडल में आते हैं, जैसे बच्चे का विद्यालय के साथ क्या संबंध है, उसके परिवार के साथ क्या क्या संबंध है, उसके मित्रगण के साथ क्या संबंध है, यह सभी मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला है तीसरा इसमें वायुमंडल यानी कि इग्जो सिस्टम। वायुमंडल में बच्चा जो है स्वयं शामिल नहीं होता। इसमें कोई कार्यस्थल, संस्थान, सार्वजनिक स्थल आदि आते हैं। क्या अगर एग्जाम में पूछेगा कि वायुमंडल में कौन शामिल होता है अथवा कौन नहीं होता है, तो इसमें स्वयं बच्चा शामिल नहीं होता है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला है इसमें चौथा बृहद मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम। बृहद मंडल में सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक सांस्कृतिक आदि बृहद मंडल में के अंतर्गत आते हैं। क्या बृहद मंडल में सारे चीज़ आ जाएंगे, जैसे समाज, रीति रिवाज, सामाजिक सांस्कृतिक आदि बृहद मंडल के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है इसमें फ्रेंड्स घटक मंडल यानी क्रोमो सिस्टम। घटक मंडल में विकास की ऐतिहासिक घटनाएं एवं स्थितियां परिस्थितियां सभी घटक मंडल में आते हैं। यानी कि बच्चे के साथ क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, उसका जो अतीत बीत चुका है उसका क्या इतिहास है, ये सब घटक मंडल में आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम लोग जीन पियाजे यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।